दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर। तो चलिए आज एक एक करके इस वीडियो में सभी प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वह है सही विकल्प चुनिए। यानी कि हमारे पास जो पहला है वह बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो हमारे पास पहला दिया है पादप पौधों में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप यानी पौधों में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों ये जाइलम जो होता है पौधों में जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि हमारा जो पहला क वाला ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि यहाँ पे दे दे पौधों में जाइलम की जगह दे दे फ्लोएम, फ्लोएम उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम जो होता है दोस्तों वो भोजन के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्या है। अगला जो प्रश्न हमारा दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को दोस्तों कहते हैं सिनेप्स। तो हमारा ख वाला ही उत्तर सही हो जाएगा। तीसरा है कि अपच के उपचार के लिए प्रयुक्त होने वाली औषधि है। तो अपच के उपचार के लिए प्रयुक्त होने वाली औषधि है एंट एसिड। एंट एसिड का प्रयोग करते हैं। यानी कि हमारा क्या वाला सही हो जाएगा। और जो चौथा है बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है। तो बिना बुझे हुए चूने का जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और दोस्तों जो एक ख वाला पे टिक लगा है यह है बुझे हुए चूने का सूत्र। बुझे हुए चूने का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। यह बुझे हुए चूने का सूत्र है। और बिना बुझे हुए चूने का जो सूत्र होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO। और तो दोस्तों CaCO3 होता है, यह चूना पत्थर का होता है, CaCO3। और CuSO4 ये जो है कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है। चलिए देख लेते हैं अब अगला हमारा क्या प्रश्न है। अगला हमारे पास है मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों मानव नेत्र के जो रेटिना होता है उस रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर घ है वह रेटिना यानी कि दृष्टि पटल सही हो जाएगा। तो मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो यानी घ वाला हमारा सही हो जाएगा रेटिना या दृष्टि पटल। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास अगला प्रश्न क्या है। हमारा सेकंड प्रश्न क्या है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसमें हमको दिया है विकल्प, दो विकल्प इसमें भी दिया है और हमको इसकी स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला जो है दोस्तों पहला है लार में डैश 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 एंजाइम होता है। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है। हमारा जो ऑप्शन है लार एमिलेस और दूसरा ट्रिप्सिन। तो दोस्तों लार एमाइलेज इसमें रहेगा जो है, ये एमिलेस नहीं, यहाँ पे एमाइलेज रहेगा। तो लार में जो है लार एमाइलेज पाया जाता है। ये ट्रिप्सिन जो है दोस्तों ये प्रोटीन का पाचन करता है, ये हमारे अग्नाशय में पाया जाता है। और जो दूसरा है दोस्तों है डैश 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 ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस दोस्तों हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और तीसरा जो है दोस्तों जैव निम्नीकृत यानी बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। तो जैव निम्नीकृत पदार्थ क्या होता है दोस्तों, ऐसा पदार्थ है जिससे हमारे वातावरण में उपस्थित बैक्टीरिया ये सब जो है जीवाणु उनको आसानी से सड़ा गला सकें तो उन्हें हम जैव निम्नीकृत पदार्थ कहते हैं, यानी कि बायोडिग्रेडेबल। तो अब आप पता लगा लिए होंगे कि बायोडिग्रेडेबल कौन है। तो आलू का छिलका जो होता है दोस्तों इसको जो वातावरण में हमारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं इनको बहुत ही आसानी से सड़ा गला लेते हैं, इसीलिए आलू का छिलका यहाँ पे आ जाएगा जैव निम्नीकृत पदार्थ में। और जो प्लास्टिक है अजैव निम्नीकृत पदार्थ है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। और चौथा जो हमारे पास है दोस्तों सभी हरे पौधे डैश 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 कहलाते हैं। तो दोस्तों जो सभी हरे पौधे होते हैं वे क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता या उत्पादक। तो जो सभी हरे पौधे होते हैं दोस्तों वह उत्पादक कहलाते हैं। यानी क्यों उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इन्हीं के भोजन पर हम लोग भी निर्भर रहते हैं, यानी कि उत्पादन करते हैं एक तरह से। और चौथा जो है दोस्तों पांचवा जो है हल्दी डैश 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 एक सूचक है। तो हल्दी कौन सा सूचक है, इसमें बताना है प्राकृतिक या संश्लेषित है। तो हल्दी जो है दोस्तों प्राकृतिक सूचक है जो कि अम्ल और क्षार को पता लगाने में प्रयुक्त होता है। हल्दी जो होता है वह अम्ल की उपस्थिति में हल्का जो है गाढ़ा भूरा और लाल में हो जाता है। तो चलिए देखते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, ये तीसरा जो प्रश्न है हमारे पास सही जोड़ी बनाइए। यानी कि हमको इसमें मिलान करना है, ए का मिलान ब से करना है। तो देखो पहला जो हमारा दिया दोस्तों वह है मनुष्य के अग्नाशय में पाए जाने वाला अम्ल। तो मनुष्य के अग्नाशय में पाए जाना हुआ अम्ल जो होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। और दूसरा है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है दोस्तों तो घेंघा, यानी कि इसका 5वें पे चला जाएगा।
और तीसरा है ओजोन क्षरण का मुख्य कारण है। तो दोस्तों ओजोन क्षरण का जो मुख्य कारण होता है वह होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि हमारा ये पहले पे चला जाएगा। और चौथा जो है दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान। तो दोस्तों शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, यानी कि उदासीन होता है शुद्ध जल। और पांचवा जो है दोस्तों लेंस की क्षमता की इकाई है। तो लेंस की क्षमता की इकाई होती है डायोप्टर, यानी कि दूसरे पे हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हमारे पास अब चौथा प्रश्न क्या है। दोस्तों चौथा जो हमारा एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसमें हमको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। हमारा प्रश्न जो दोस्तों एक वाक्य में उत्तर देने के लिए पहला प्रश्न है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा। तो एसआई पद्धति में इस प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वह होता है ओम, वो होता है ओम, जिसे हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। और दूसरा जो है दोस्तों धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो दोस्तों धातु को पतले तार के रूप में जो खींचने की क्षमता होती है उसे तन्यता कहते हैं। और एक गुण और होता है धातुओं का, आघातवर्धनीयता। यदि यह भी पूछ ले तो आप लोग लिख लीजिएगा, आघातवर्धनीयता क्या है। धातुओं को पीट कर उन्हें चादर के रूप में परिवर्तित करने का जो गुण होता है वह आघातवर्धनीयता कहलाता है। और जो धातुओं को पतले तार के रूप में परिवर्तित करने का गुण है उसे तन्यता कहते हैं। और चादर के रूप में जो परिवर्तित करने का गुण है उसे आघातवर्धनीयता कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। अगला हमारा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के वर्गीकरण का आधार क्या था। तो दोस्तों मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसका जो आधार था, पहली बार उन लोगों ने क्या किया था, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिखा था और उसके बाद फिर परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में किया था। तो पहले इसमें हो जाएगा परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, जो भी आप लिख लें। और उसके बाद चौथा है अस्पष्ट दृष्टि से वयस्क के लिए, अस्पष्ट दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। यानी अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह होती है 25 सेंटीमीटर। और यदि आपसे पूछ ले कि अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है, तो अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है अनंत। तो यहाँ पे हो जाएगा अनंत। अगले क्वेश्चन यदि पूछ ले अधिकतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी में हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और देखते हैं हमारा जो पांचवा प्रश्न है क्या है। पांचवा प्रश्न हमारे पास है, एमीटर के द्वारा किस भौतिक राशि का मापन किया जाता है। तो दोस्तों इसका कौन सा भौतिक राशि है नहीं पता, लेकिन एमीटर जो होता है दोस्तों वो विद्युत धारा का मापन होता है। विद्युत धारा विद्युत धारा के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कौन सी भौतिक राशि ये तो हमको नहीं पता। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला हमारे पास है पांचवा प्रश्न, संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं। तो संक्षारण किसे कहते हैं, जब हमारा धातु नमी, आर्द्रता या अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो उसके ऊपरी परत का जो क्षरण होता है उसे संक्षारण कहते हैं। जब हमारा धातु नमी, आर्द्रता, उसके बाद वायु और उसके बाद क्या कहते हैं अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो उसके ऊपरी परत का जब जो क्षरण होता है उसी को संक्षारण कहते हैं। अथवा करके दिया है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो इन्हें प्रभावित क्यों किया जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के विकृत गंधित ना हो जाए, इसीलिए इन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। और छठवां हमारे पास है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखिए। तो दोस्तों ऊष्माक्षेपी क्या होती है। ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो। और ऊष्माशोषी क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो, यानी ऊष्मा का अवशोषण करे ऊष्माशोषी, और जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। आर करके दिया, अथवा निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। इनको आप संतुलित भी कर सकते हैं अथवा करके, तो आप देख लीजिएगा, इनको आप लोग संतुलित कर लीजिएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारे प्रश्न है वह है, डायबेराइनर का त्रिक क्या है। दोस्त देखो यहाँ पे हमारे पास सातवां प्रश्न था, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो आधुनिक आवर्त नियम में यदि हम तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के यानी जेड परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो एक निश्चित आवर्त के बाद उनके गुणों में समानता होती है या उनके गुणों में बारंबारता आती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब आगे क्या है हमारे पास। आगे है आठवां, डायबेराइनर त्रिक क्या है। तो डायबेराइनर त्रिक क्या है दोस्तों, डायबेराइनर ने जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा तो उन्हें तीन तत्वों की ऐसी जोड़ी मिली जिसे
फर्स्ट और सेकंड तत्व का औसत निकालने पर तीसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर मिला, तो उसी को डायबेरायडर ने उसे अपना त्रिक नाम दिया, तो उसी को डायबेरायडर का त्रिक कहते हैं। अथवा करके दिया है, आधुनिक अवर सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धातु गुण किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, अभी ज़्यादा टाइम नहीं। स्नेल का अपवर्तनांक नियम क्या है, तो ये फिजिक्स का प्रश्न है। स्नेल का अपवर्तनांक नियम क्या है, इसको लिखिए। और निरपेक्ष का अपवर्तनांक नियम क्या है। और 10वां है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन जो आता है तुम्हारे भोजन के कणों का ऑक्सीकरण होता है, टूटकर ऊर्जा निकलता है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। अब चलिए देखते हैं हमारे पास अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारे पास है, मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव नेत्र का चित्र बनाना है। और अथवा करके दिया है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ से श्वेत प्रकाश आएगा और यहाँ से अपवर्तित होगा, और अपवर्तित होकर के यहाँ पे 7 भागों में विभक्त हो जाएगा। यहाँ पे श्वेत प्रकाश हो जाएगा और यहाँ से विबग्योर का प्रकाश निकल जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम अगला प्रश्न क्या है। अगला हमारे पास है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो आप लोग इसको एक बार याद कर लीजिएगा, बुक से देख लीजिएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अथवा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, दोनों में से कोई एक। और उसके बाद 14वां है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। तो विद्युत मोटर का चित्र भी देख लीजिएगा। और चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला हमारे पास है, विरंजक चूर्ण एवं खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र एवं एक एक उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, यह ब्लीचिंग चूर्ण का फार्मूला। और खाने का सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये होता है खाने का सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग क्या होता है, ये खाने का सोडा, इसे खाने में उपयोग करते हैं। और दूसरा जो विरंजक चूर्ण, इसको क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, इसको पानी को जल को स्वच्छ करने में प्रयोग किया जाता है। और एक एक उपयोग हो गया दोस्तों। अथवा करके दिया है, तनुकरण किसे कहते हैं। तनुकरण किसे कहते हैं, जब हम विलायक में जल मिला करके उसको पतला बनाते हैं, उसकी सांद्रता को कम करते हैं, तो उसे तनुकरण कहते हैं। और दूसरा है, तनुकरण करते समय अम्ल को जल में मिलाया जाता है, न कि जल को अम्ल में। क्यों, तो ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि यदि हम अम्ल को जब सीधे जल में मिलाते हैं तो अभिक्रिया इतनी ऊष्माक्षेपी होती है कि उसमें से अम्ल छलक कर हमारे हाथों पर पड़ सकता है, जिससे हम जल भी सकते हैं, इसीलिए ऐसा नहीं किया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है 16वां, स्थिरीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो स्थिरीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र भी लिखिए। आप लोग इसको लिख लीजिएगा और देख लीजिएगा। अथवा करके दिया है, साबुन की सफाई की प्रक्रिया लिखिए। तो इसके साबुन की सफाई की प्रक्रिया भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न जो दोस्तों वह है, मानव मस्तिष्क का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। तो मानव मस्तिष्क का चित्र बनाना। अथवा अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ष क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, ये बताना है। उसके बाद 19वां जो है दोस्तों, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को समांतर क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं। तो कह रहे हैं श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में क्या लाभ है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, जब कुछ भी हमारे देखो, श्रेणी क्रम में जो होता है सभी एक लाइन में कनेक्ट होते हैं। यदि यहाँ पर कुछ खराबी आया तो पूरे घर का लाइन चला जाएगा। और समांतर क्रम में जब होता है, समांतर क्रम में जब रहता है, तो यदि एक का नुकसान होगा तो दूसरे का नुकसान नहीं होगा। तो इसको आप देख लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म हुए दोस्तों। अथवा करके दिया, यहाँ पे देख लीजिए, विद्युत धारा एवं विद्युत विभव मापने हेतु किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, और इन उपकरणों का जो है को परिपथ में किस तरह जोड़ा जाता है। तो इसको आप देख लीजिएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।